हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में। पैराथायरॉयड ग्रंथि के संदर्भ में हमने एनाटॉमिकल एस्पेक्ट और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ लिया था, और साथ ही हमने एक थायरॉयड ग्रंथि के हार्मोन का भी जिक्र किया था, कैल्सिटोनिन, और उसके भी फंक्शंस हमने साथ में पढ़े थे। ये भी डिस्कस किया कि पीटीएच और कैल्सिटोनिन अपने आप में एंटागोनिस्टिक प्रभाव रखते हैं। एक जहां कैल्शियम को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, वहीं दूसरा सीरम कैल्शियम लेवल को कम करने के लिए जिम्मेदार है। इन सभी जानकारियों को याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। डिसऑर्डर्स की बात करें तो पैराथायरॉयड के केस में दो प्रकार की बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। पहली तो होती है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और दूसरी होती है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। अब ध्यान दें, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एंड हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, सबसे पहला डिसऑर्डर डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहली बीमारी का नाम है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पैराथायरॉयडिज्म का मतलब है पैराथायरॉयड ग्रंथि के हार्मोन्स, और हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना। तो यहां हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हम पढ़ने वाले हैं। इस बीमारी के अंतर्गत मरीज में यह समस्या है कि उसके अंदर पीटीएच हार्मोन का सिक्रीशन नॉर्मल की तुलना में कम हो गया है। अब बात करते हैं कि पीटीएच हार्मोन का सिक्रीशन नॉर्मल की तुलना में कम हो जाने के पीछे क्या इटियोलॉजिकल कारण रहे होंगे कि किसी व्यक्ति के शरीर में पीटीएच का लेवल जो है वह नॉर्मल की तुलना में कम हो गया है। तो यहां हम कारणों को डिस्कस करते हैं। इटियोलॉजी के अंतर्गत पहला कारण होता है दैट इज ट्रॉमा। ध्यान दें, पहला कारण हो सकता है ट्रॉमा, मीन्स गर्दन में कोई चोट लगी है और चोट लगने की वजह से पैराथायरॉयड ग्रंथियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो ये एक कारण हो सकता है हार्मोन्स के कम बनने के पीछे। दूसरा संभावित कारण हो सकता है सप्रेसिंग ट्यूमर। जैसा कि हमने कहा था, ट्यूमर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो स्टिमुलेटिंग ट्यूमर हो सकता है, एक सप्रेसिंग ट्यूमर हो सकता है। स्टिमुलेटिंग ट्यूमर जो होता है वह हार्मोन्स के प्रोडक्शन को, सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ा देता है। वहीं दूसरा प्रकार का हार्मोन होता है, दूसरे प्रकार का ट्यूमर होता है सप्रेसिंग प्रकार का ट्यूमर, जो कि हार्मोन्स के सिक्रीशन को सप्रेस कर देता है, कम कर देता है। तो यहां हमने लिखा पहला कारण ट्रॉमा हो सकता है, दूसरा सप्रेसिंग ट्यूमर जिम्मेदार हो सकता है। तीसरा संभावित कारण हो सकता है रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशन एक्सपोजर से तात्पर्य है कि अगर विकिरणों से एक्सपोजर रहा हो, विकिरणों से एक्सपोजर रहने की वजह से अगर पैराथायरॉयड ग्रंथि में कोई नुकसान पहुंचा है, ग्रंथि अगर क्षतिग्रस्त हुई है, तो यह भी एक संभावित रीजन है कि अगर सेल्स ही डैमेज हो जाएंगी तो ऐसी स्थिति में हार्मोन का निर्माण प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले कारणों की तरफ। रेडिएशन एक्सपोजर के बाद संभावित कारण हो सकता है दैट इज पैराथायरॉयडेक्टमी। पैराथायरॉयडेक्टमी। अब पैराथायरॉयडेक्टमी का मतलब है कि पैराथायरॉयड ग्रंथि को रिमूव कर दिया गया हो, उसे निकाल दिया गया हो। तो ये हार्मोन के कम होने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। मीन्स किसी भी कारण से कोई ट्यूमर हुआ था या किसी भी अन्य कारणों की वजह से अगर पैराथायरॉयड ग्रंथि को निकाला गया है तो इस मरीज के अंदर आगे हार्मोन के लेवल में कमी आने की संभावना हो सकती है। पैराथायरॉयडेक्टमी में एक और बात और हम ऐड कर सकते हैं कि एक्सीडेंटल रिमूवल ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टमी भी हार्मोन के लेवल में कमी के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ध्यान दें, थायरॉयडेक्टमी लिखा है, हमने पिछली क्लासों में यह पढ़ा था कि थायराइड के ऑपरेशन के दौरान गलती से पैराथायरॉयड ग्रंथि भी रिमूव हो सकती है, तो यह भी एक रीजन हो सकता है। तो थायरॉयडेक्टमी के इसलिए हमने कारण में लिखा है कि अगर एक्सीडेंटली साथ साथ में जो पोस्टीरियर सरफेस पर लगी पैराथायरॉयड ग्रंथियां हैं वह भी अगर रिमूव हो जाएं तो इस केस में पीटीएच का सिक्रीशन कम हो सकता है या बंद हो सकता है, जिससे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होने की संभावनाएं रहने वाली है। तो ये हमने लिख दिए अलग अलग संभावित कारण। थायरॉयडेक्टमी के साथ में निकल जाना, या फिर विशेष तौर पर ऑपरेशन करके पैराथायरॉयड ही निकाली गई हो, या फिर रेडिएशन एक्सपोजर या ट्रॉमा या सप्रेसिंग ट्यूमर, ये सभी संभावित कारण हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन सब में से किसी भी कारण से अगर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हुआ है तो ऐसी स्थिति में मरीज में क्या लक्षण दिखाई देने वाले हैं, क्या सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। सिम्टम्स को समझने से पहले यह ध्यान देना होगा
कि अगर पीटीएच हार्मोन का लेवल कम हो जाए तो उसका सीरम कैल्शियम लेवल पर भी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ने वाला है। अगर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हुआ है, अगर पीटीएच हार्मोन का लेवल कम है, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट के अंदर सीरम कैल्शियम लेवल जो है वह नॉर्मल की तुलना में कम होने लगेगा और कैल्शियम लेवल के कम हो जाने की वजह से कई सारे अलग अलग लक्षण भी दिखाई देने वाले हैं। ध्यान दें, हार्मोन होता तो सीरम कैल्शियम लेवल बढ़वाता, हार्मोन नहीं है तो सीरम कैल्शियम लेवल कम होने वाला है। क्लियर? तो यहां ध्यान दें कि सीरम कैल्शियम लेवल कम होगा। नॉर्मली कितना होता है वो पता रखें। नॉर्मली 8 से लेकर 11 mg पर डेसीलीटर तक हमें सीरम कैल्शियम लेवल देखने को मिल सकता है। अगर 8 से कम होकर वह 7.8 या 7.6 हो जाए तो क्या जानलेवा सिम्टम आएंगे? नहीं आने वाले हैं। हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम विशेष तौर पर तब देखने को मिलते हैं जब सीरम कैल्शियम लेवल जो है 6 mg पर DL से कम हो जाता है। तो क्या 6 से पहले मतलब 6.5 7 होने के आसपास सिम्टम नहीं आते हैं? सिम्टम आएंगे, लेकिन माइनर सिम्टम होंगे, ज्यादा घातक, ज्यादा जानलेवा सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहां हमने सीरम कैल्शियम लेवल लिखा, इतना नॉर्मल है और इतने से कम अगर हो जाएगा तो यह लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स, बहुत ही घातक लक्षण पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं कि अगर सीरम कैल्शियम लेवल कम हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला लक्षण तो होता है कि पेशेंट के अंदर हमें ब्रेडीकार्डिया और हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। अब ध्यान दें, हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं उन्हें फंक्शन करने के लिए, उन्हें कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक होता है। मीन्स अगर कैल्शियम होगा तो वह कैल्शियम हमारी हार्ट की मसल्स के अंदर एंटर करेगा और उनके कॉन्ट्रैक्टाइल पावर को इंक्रीज करवाएगा। तो सिंपल सा मतलब है कि कैल्शियम अगर है तो हार्ट के अंदर जाएगा और हार्ट की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन बढ़वाएगा। यहां कैल्शियम का लेवल कम है तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा और साथ ही साथ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम रह जाएगा, जिससे मरीज में ब्रेडीकार्डिया और हाइपोटेंशन जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो तो हमने लिख दिए कि हार्ट पर प्रभाव के आधार पर कि हार्ट को अपना कॉन्ट्रैक्शन सुचारू रूप से चलाने के लिए कैल्शियम बहुत अति आवश्यक था। कैल्शियम का लेवल कम है तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की दर भी बहुत कम हो जाएगी, जिससे हाइपोटेंशन और ब्रेडीकार्डिया जैसे लक्षण दिखाई देने वाले हैं। अब बात करते हैं हार्ट के ऊपर प्रभाव के अलावा इसका प्रभाव अब नर्व ट्रांसमिशन पर भी पड़ने वाला है। मीन्स जो हमारा न्यूरोनल ट्रांसमिशन होता है, नर्व ट्रांसमिशन होता है, उसके अंदर भी कैल्शियम का रोल होने वाला है। तो अब यहां पर समझना होगा कि अगर सीरम कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो नर्व ट्रांसमिशन कैसा होगा। नर्व ट्रांसमिशन में दो परिवर्तन हो सकते हैं। मीन्स अगर सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल है तब तो नर्व ट्रांसमिशन बिल्कुल नॉर्मल होगा, कोई किसी प्रकार का नर्व ट्रांसमिशन में समस्या देखने को नहीं मिलेगी। हम बात करते हैं कि सीरम कैल्शियम लेवल अगर कम हो जाए तो दो समस्याएं हो सकती हैं। मीन्स या तो नर्व ट्रांसमिशन बहुत स्लगिश, बहुत स्लो हो जाए, या फिर नर्व ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाए। तो अब यहां यह ध्यान देना होगा कि इस केस में जब सीरम कैल्शियम लेवल कम है तब नर्व ट्रांसमिशन का क्या होगा, इरिटेबल होगा कि स्लगिश होगा। इरिटेबल मीन्स नर्व ट्रांसमिशन ज्यादा और स्लगिश का मतलब नर्व ट्रांसमिशन बिल्कुल स्लो तरीके से आगे बढ़ पाना। यहां जवाब यह होगा कि सीरम कैल्शियम लेवल कम हो जाने पर नर्व ट्रांसमिशन जो है वह इरिटेबल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि नर्व ट्रांसमिशन सीरम कैल्शियम लेवल कम हो जाने पर इरिटेबल देखने को मिलेगा। अब इरिटेबल क्यों होगा, इसको हम समझते हैं कि क्या घटना होगी नर्व ट्रांसमिशन के अंतर्गत। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन की संरचना तो आपने अलग अलग देखी होगी, हमने नर्वस सिस्टम में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहां मान लेते हैं कि एक न्यूरॉन की संरचना है। जब इस न्यूरॉन को कोई स्टिमुलेशन मिलता है, क्लियर, स्टिमुलेशन से बात करें तो मान लिया जाए कि हमें यहां पर कोई पिन चुभती है, क्लियर, पिन चुभेगी तो जो इस फिंगर के अंदर लास्ट में जो यहाँ टिप के ऊपर न्यूरॉन बैठा हुआ होगा, क्या उस टिप के ऊपर बैठे हुए न्यूरॉन को स्टिमुलेशन मिलेगा? स्टिमुलेशन बिल्कुल मिलेगा, और स्टिमुलेशन के मिलते ही इसके अंदर आपका सोडियम चैनल ओपन होने वाले हैं। मतलब ये जो न्यूरॉन था
उसके अंदर इस प्रकार सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। ध्यान दें, न्यूरॉन सामान्यतया तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ये थी, मीन्स नॉर्मली बंद स्ट्रक्चर थी। जैसे ही इसको अंदर कोई स्टिमुलेशन मिला, इसके अंदर सोडियम चैनल खुल गए। कौन से चैनल खुले हैं? सोडियम चैनल खुले हैं। सोडियम चैनल का खुलना ही इसे हम नर्वस सिस्टम के अंतर्गत एक्शन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। मीन्स यहां पर सूचना स्टार्ट हुई है, इंफॉर्मेशन स्टिमुलेशन के माध्यम से स्टार्ट हुई है। क्लियर? ध्यान दें, सबसे पहले मान लेते हैं फिंगर है, फिंगर के पहले न्यूरॉन को बाहर से कोई यहां स्टिमुलेशन मिला। जैसे ही स्टिमुलेशन मिला, इसका सोडियम चैनल जो है वो सोडियम चैनल खुल गया। सोडियम चैनल खुला तो इसमें इंफॉर्मेशन इस न्यूरॉन के पास में आ गई। क्या ये न्यूरॉन खुद अकेला अपने स्तर पर इंफॉर्मेशन को लेकर ब्रेन तक जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? ये बताइए कि अगर फिंगर के अंदर पिन चुभी है, पहले न्यूरॉन को जानकारी मिली है, इंफॉर्मेशन मिली है, क्या ये न्यूरॉन खुद जाकर ब्रेन को जानकारी दे पाएगा? क्या उस न्यूरॉन की लंबाई इतनी है कि खुद जाकर ब्रेन को जानकारी दे? तो जवाब होगा कि इतना लंबा न्यूरॉन की स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो फिर तरीका क्या रहेगा? तरीका यही रहेगा कि उस पहले न्यूरॉन को अपनी जानकारी दूसरे को ट्रांसफर कर देनी चाहिए, फिर दूसरा अगले को, ऐसे वन बाय वन, न्यूरॉन बाय न्यूरॉन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते हुए जानकारी लास्ट में ब्रेन तक पहुंचने वाली है। अब क्या होगा? पहले वाले को तो बाहर से स्टिमुलेशन मिला, इसका सोडियम चैनल खुल गया, इसके पास में यहां इंफॉर्मेशन आ गई। अब इस इंफॉर्मेशन को ये खुद ब्रेन तक लेके नहीं जा सकता, तो ये क्या चाहेगा कि अभी इस इंफॉर्मेशन को मैं अगले न्यूरॉन को ट्रांसफर कर दूं। क्लियर? अब ये जो इंफॉर्मेशन थी, जब ये अगले न्यूरॉन को ट्रांसफर होगी तो अगले न्यूरॉन का भी यहां पर सोडियम चैनल खुलेगा, और सोडियम चैनल खुलते ही वो इंफॉर्मेशन जो पहले न्यूरॉन के पास थी वो दूसरे न्यूरॉन के पास में आ जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर पहले न्यूरॉन ने वो जानकारी दूसरे को सुपुर्द कर दी है, ये जानकारी अगले वाले को दे दी है, तो अब भी इस पहले वाले के सोडियम चैनल जो हैं वो खुले रहने चाहिए या बंद रहने चाहिए? तो जवाब ये होगा कि जैसे ही इंफॉर्मेशन अगले को ट्रांसफर हो गई तो अगले का सोडियम चैनल तो खुल जाना चाहिए और पहले वाले का बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन आगे ट्रेवल कर चुकी है। अब इस पहले वाले न्यूरॉन का सोडियम चैनल को वापस क्लोज करवाना, इसे बंद करवाना, यह फंक्शन होता है हमारे कैल्शियम का। ध्यान दें, कैल्शियम का रोल क्या है वो समझें। पहले न्यूरॉन को जानकारी मिली, जानकारी मिलते ही सोडियम चैनल खुल गए। ध्यान दें, सोडियम चैनल को खोलने में कैल्शियम का कोई योगदान नहीं था। तो फिर सोडियम चैनल खुले क्यों थे? स्टिमुलेशन मिलने की वजह से। जैसे ही स्टिमुलेशन मिला, कोई जानकारी मिली, सोडियम चैनल खुल गए और ये इंफॉर्मेशन इस पहले न्यूरॉन के पास में आ गई। इस न्यूरॉन ने जानकारी किसको सुपुर्द कर दी? दूसरे न्यूरॉन को। जैसे ही दूसरे न्यूरॉन के पास जानकारी आई, दूसरे न्यूरॉन में क्या हुआ? दूसरे न्यूरॉन का सोडियम चैनल खुल गया और पहले वाले का सोडियम चैनल किसने बंद करवा दिया? वो दरवाजा कैल्शियम ने आकर बंद करवा दिया। अब अगला स्टेप समझें। इस दूसरे न्यूरॉन से अब जानकारी जो है वह तीसरे न्यूरॉन के पास में जाएगी, और जब ये जानकारी दूसरे से तीसरे के पास जाएगी तो इस तीसरे का भी सोडियम चैनल खुलेगा, और जब तीसरे का सोडियम चैनल खुल के इंफॉर्मेशन यहां आएगी तो तब दूसरे वाले का भी क्या हो जाना चाहिए? सोडियम चैनल बंद हो जाना चाहिए। और यहां पर भी सोडियम चैनल को बंद करवाना किसकी जिम्मेदारी रहेगी? कैल्शियम की। मीन्स दो तथ्य हैं। ये घटना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पहले आपने नहीं पढ़ी हो तो हो सकता है थोड़ा टिपिकल लग रहा हो। सिंपल वे में बात करते हैं। दो घटनाएं हैं, एक तो सोडियम चैनल का खुलना और सोडियम चैनल का बंद होना। सोडियम चैनल खुलते क्यों हैं? क्योंकि उनके पास में कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई स्टिमुलेशन मिलता है न्यूरॉन्स को, तब जाकर सोडियम चैनल खुलते हैं। फिर दूसरा सवाल है कि सोडियम चैनल बंद कैसे होते हैं? तो कैल्शियम आकर उन सोडियम चैनल्स को बंद करवाता है।
कब बंद करवाना चाहिए? नॉर्मली जब इंफॉर्मेशन अगले न्यूरॉन को ट्रांसफर हो जाए तब पहले वाले का सोडियम चैनल बंद हो जाना चाहिए। क्लियर? ऐसे 1 बाय 1 न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर करती रहेगी और पहले वालों के दरवाजे बंद होते रहेंगे और 1 बाय 1 आगे एक के दरवाजे खुलते रहेंगे। मीन्स 1 बाय 1 दरवाजे खुलेंगे और पीछे जो बच जाएंगे उन सबके धीरे धीरे बंद होते रहेंगे। दरवाजे आगे 1 बाय 1 खुलवा कौन रहा है? वो जाने वाली इंफॉर्मेशन। पीछे दरवाजे बंद कौन करवा रहा है? तो कैल्शियम करवा रहा है। समझ में आ गई ये बात? अब बात करते हैं कि जब हमारे अंदर कैल्शियम नॉर्मल है और नर्व भी नॉर्मल है, तब ये होता है कि जैसे ही पिन चुभती है इंफॉर्मेशन ट्रैवल करते हुए ब्रेन तक पहुंचती है, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। लेकिन जब पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाती है और पहले वालों के दरवाजे बंद होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में नर्व ट्रांसमिशन बिल्कुल नॉर्मल रहता है। और अगर गलती से इनके दरवाजे बंद नहीं होते और खुले के खुले रह जाते तो क्या होता? अगर इनके दरवाजे बंद ना होकर खुले के खुले रह जाते तो ये इंफॉर्मेशन बार बार ट्रांसफर होती ही रहती, इंफॉर्मेशन रुकने वाली नहीं थी। क्लियर? दरवाजा खुलना इंफॉर्मेशन स्टार्ट होने को इंडिकेट करता है, दरवाजा बंद होना इंफॉर्मेशन के रुकने को इंडिकेट करता है। क्लियर? तो इंफॉर्मेशन जा तो रही थी सोडियम चैनल खुलने के द्वारा, लेकिन उसे रोकने वाला कि मीन्स बार बार ऐसा कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन न जाता रहे, उसे रोकने वाला कौन था? उसे रोकने वाला कैल्शियम था। क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर कैल्शियम कम होगा तो क्या होगा। कैल्शियम कम होगा तो ऐसी स्थिति में घटना यह होगी कि सबसे पहले इस न्यूरॉन को कोई इंफॉर्मेशन मिली, मीन्स उंगली पे लास्ट वाला न्यूरॉन है, इसको कोई इंफॉर्मेशन मिली। इंफॉर्मेशन मिलते ही इसके अंदर क्या हो गया? पहले वाले में सोडियम चैनल खुल गए, जो कि नॉर्मली खुलने चाहिए थे, हमारे अंदर भी खुलते हैं, हेल्दी व्यक्ति के अंदर ये होना चाहिए था। अब पहले वाले के सोडियम चैनल खुल गए, फिर इसने इंफॉर्मेशन दूसरे को दे दी। अब हेल्दी व्यक्ति में क्या होना चाहिए था कि जब दूसरे वाले को इंफॉर्मेशन मिल जाए तो पहले वाले के गेट बंद हो जाने चाहिए थे। उसे बंद करवाता कौन है? तो उसे बंद करवाने वाला था कैल्शियम। क्या इस मरीज के पास कैल्शियम ज्यादा है या कम है? कैल्शियम कम है। क्या वो ठीक से दरवाजे बंद करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा? तो जवाब होगा कि वो ठीक से दरवाजे बंद नहीं करवा पाएगा। अब अगर दरवाजे बंद नहीं होंगे तो इंफॉर्मेशन एक बार आगे ट्रेवल तो करेगी, लेकिन पीछे वालों के दरवाजे भी खुले रहेंगे। अब दरवाजे का खुला रहना क्या दर्शाता है? वह स्टिमुलेशन को, वह इंफॉर्मेशन को दर्शाता है। तो एक बार तो जानकारी आगे बढ़ेगी, दरवाजा अभी भी खुला है तो बार बार वही जानकारी रिपीटेडली आती रहेगी। मतलब नर्व ट्रांसमिशन जो एक बार सिंपल गति से नॉर्मली होना चाहिए था, वो बार बार उसी सेम रास्ते में ट्रैवल करता है। इसलिए नर्व ट्रांसमिशन जो है वह पहले की तुलना में स्लो न होकर बहुत हाइपर एक्टिव, बहुत इरिटेबल प्रवृत्ति का होने लगता है। यह सिम्टम दिखाई देता है हमें हाइपोकैल्सीमिया के केस में। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो मैं एक सिंपल वे में वापस से रिवाइज करने की कोशिश करता हूं। ध्यान दें, पहले तो हेल्दी व्यक्ति में समझें, फिर बीमारी वाले में समझेंगे। हेल्दी व्यक्ति जिसमें कैल्शियम लेवल नॉर्मल है, जिसमें नर्व न्यूरॉन सब नॉर्मल है, उसमें क्या होगा? जैसे ही स्टिमुलेशन मिलेगा, पहले न्यूरॉन को जैसे ही स्टिमुलेशन मिला उसके सोडियम चैनल खुल जाएंगे। सोडियम चैनल खुले मतलब इसके पास कोई इंफॉर्मेशन है। यह भी तथ्य आप याद रख सकते हैं कि अगर किसी न्यूरॉन में सोडियम चैनल खुले हुए हैं, दरवाजा खुला हुआ है, इसका मतलब इसके पास कोई इंफॉर्मेशन आई है, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन है। क्लियर? अब सोडियम चैनल खुला, इसके पास इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन अगले वाले को दे देगा। जब इसने अपने पास जो जानकारी थी अगर वो अगले वाले को दे दी है तो अब इसका दरवाजा बंद हो जाना चाहिए कि खुला रहना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए। अगर खुला रह गया तो क्या मतलब निकलेगा? खुला रह गया तो यह तात्पर्य निकलेगा कि इसके पास और इंफॉर्मेशन है और दोबारा से इंफॉर्मेशन आने वाली है। क्लियर?
तो यहां पर यह होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन जैसे ही दूसरे को मिले पहले का दरवाजा बंद हो जाना चाहिए, और उस दरवाजे को बंद करवाना किसका काम होता है? कैल्शियम का। क्लियर? अब एक सिंपल कॉमन सेंस वाला सवाल पूछता हूं, तो कैल्शियम का नर्व ट्रांसमिशन में रोल क्या है? इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाना कैल्शियम का रोल है, या बार बार पहुंचने से रोकना कैल्शियम का रोल है? तो जवाब होना चाहिए इंफॉर्मेशन का आगे जाना तो सोडियम चैनल्स का रोल है, लेकिन बार बार जाने से रोकना, दरवाजों को बंद करवाना, यह कैल्शियम का रोल होने वाला है। मींस कैल्शियम होता तो इंफॉर्मेशन को बार बार नहीं जाने देता, जैसे ही इंफॉर्मेशन अगले के पास आती है पहले का दरवाजा बंद कर देता। पहले का दरवाजा बंद मतलब न्यूरॉन न्यूट्रल, उसके पास अब कोई जानकारी नहीं है, यह तात्पर्य निकलने वाला था। अगर कैल्शियम नहीं है तो ये इंफॉर्मेशन जो रखता है वो अगले को इंफॉर्मेशन दे देगा, तब भी इसका दरवाजा खुला ही रहेगा। दरवाजा खुला रहेगा तो फिर जानकारी जाएगी, बार बार कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में, ऐसे इस गति से इसी डायरेक्शन में बार बार इंफॉर्मेशन जाती रहेगी, जिससे नर्व ट्रांसमिशन नॉर्मल गति से ना होकर बहुत इरिटेबल होने लगेगा। यह हाइपोकैल्सीमिया के मरीजों में देखने को मिलने वाला है। क्लियर? अब बात करते हैं नर्व ट्रांसमिशन इरिटेबल होने के अलावा अगला सिम्टम क्या हो सकता है वो समझें। अगला सिम्टम होगा कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस हैं वह भी हाइपरटोनिक होने लगते हैं, जिससे मरीज में टिटेनी लक्षण देखने को मिल सकता है। वैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि हाइपोकैल्सीमिया जब होता है तो उसमें टिटेनी और ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल्स देखने को मिलता है। तो यहां पर भी हम लिखेंगे कि जब सीरम कैल्शियम लेवल 6 से कम होने लगता है तो इस पेशेंट में टिटेनी देखने को मिलता है। और टिटेनी का तात्पर्य क्या होता है? टिटेनी का तात्पर्य होता है हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस। जब मसल कॉन्ट्रैक्शंस हाइपरटोनिक होने लगते हैं तो उसे हम टिटेनी के नाम से जानते हैं। और हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, टिटेनी को हम आम भाषा में बायटे आना के नाम से जानते हैं। जो बायटे आते हैं, पैर जाम हो जाता है, मसल्स अकड़ जाती है, ऐसे इस प्रकार की घटना को हम टिटेनी के नाम से जानते हैं। अब टिटेनी क्यों हुआ? मसल कॉन्ट्रैक्शन हाइपरटोनिक क्यों हुआ? क्योंकि नर्व ट्रांसमिशन बहुत इरिटेबल है। जिस मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक बार इंफॉर्मेशन जानी चाहिए थी, वो इंफॉर्मेशन बार बार रिपीटेडली बहुत इरिटेबल तरीके से जा रही है, तो कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत ऐसा हार्ड वाला कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, जिसे हम टिटेनी के नाम से जानते हैं। क्लियर? टिटेनी के अलावा, टिटेनी होने की वजह से ही इस पेशेंट के अंदर हमें ओपिस्थोटोनस पोस्चर देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे कि ओपिस्थोटोनस पोस्चर क्या है। ओपिस्थोटोनस पोस्चर का मतलब यह है कि इस पेशेंट की पोजीशन धनुषाकार होने लगती है। और धनुषाकार इसलिए क्योंकि जब व्यक्ति लेटा हुआ है और अचानक से उसके मसल में स्पाज्म आता है, जब बैक की मसल में ऐसे बायटे आते हैं तो शरीर पूरा धनुषाकार ऐसा बेंट हो जाता है, जिसे हम ओपिस्थोटोनस पोस्चर के नाम से जानते हैं। क्लियर? मीन्स सीधा लेटा हुआ हो, बैक में स्पाज्म आए तो बैक ऐसे एलिवेट हो जाती है और सिर और पैर वाला हिस्सा जमीन पर टच रहता है, तो इस प्रकार धनुषाकार पोजीशन में दिखाई देना, उसे हम ओपिस्थोटोनस पोस्चर के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसके अलावा इस पेशेंट के अंदर ओपिस्थोटोनस पोस्चर के अलावा हमें लेरिंगोस्पाज्म देखने को मिल सकता है। अब लेरिंगोस्पाज्म क्या है वो समझें। लेरिंग्स अपने आप में एक मस्कुलर संरचना है, मसल्स से बनी हुई स्ट्रक्चर है। अब जब लेरिंग्स एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है तो कैल्शियम का लेवल कम हो जाने पर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो गए थे? हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन हो गए थे। मींस मसल्स में ऐसे बाइटे आ रहे थे। तो अगर गले में पाई जाने वाली लेरिंग्स की जो संरचना है, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसमें भी अगर ऐसे बाइटे आने लग जाएं, उसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस आने लग जाएं, तो इस घटना को हम लेरिंगोस्पाज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर? लेरिंगो का मतलब लेरिंग्स और स्पाज्म का मतलब हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। स्पाज्म आना मींस इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, इसे हम स्पाज्म के नाम से जानते हैं। तो इस पेशेंट में लेरिंगोस्पाज्म देखने को मिलेगा। लेरिंग्स वाले पार्ट में ऐसे हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देंगे। क्लियर? अब लेरिंगोस्पाज्म के हो जाने की वजह से इस पेशेंट के अंदर एयरवे ब्लॉक होने की संभावना भी रहने वाली है। किसकी संभावना रहेगी? एयरवे ब्लॉक। तो याद रखें,
कि लेरिंगोस्पाज्म इस हाइपोकैल्सीमिया वाले मरीज के अंदर अचानक से डेवलप होने वाला लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम साबित हो सकता है। क्लियर? तो ध्यान दें, तो यहां लेरिंगोस्पाज्म जो है एयरवे को ब्लॉक कर सकता है, तो यह बहुत ही डेंजरस, बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम साबित हो सकता है। अब बात करते हैं अगले सिम्टम के बारे में। इस पेशेंट के अंदर जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हाइपरटोनिक है, बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, तो क्या उसका प्रभाव जीआईटी ट्रैक्ट पर भी पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा। जीआईटी ट्रैक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके मसल कॉन्ट्रैक्शन भी हाइपरटोनिक होंगे और इस पेशेंट के अंदर हमें डायरिया देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिलेगा? डायरिया। डायरिया कैसे? मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसा हो गया था? हाइपरटोनिक हो गया था। तो कैल्शियम का लेवल कम होने पर अगर इंटेस्टाइन की मसल भी ऐसे जोर से हाइपरटोन के साथ में कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, तो जिससे पेरिस्टाल्टिक गतिविधियां बढ़ेंगी और इससे डायरिया होने की संभावनाएं रहने वाली है। क्लियर? तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण सिम्टम जो हमें हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलते हैं। एक और जानकारी को समझें, हो सकता है आपको बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो कि हमने ये कहा है कि जब लक्षण पड़े, तो जब हमने हार्ट की मसल्स का जिक्र किया, जब कार्डियक मसल्स का जिक्र किया, तो हमने ये कहा कि कैल्शियम की अनुपस्थिति में हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन लूज हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन हुआ। वहीं पर हम ये कह रहे हैं कि हमारी अदर बॉडी मसल्स जो हैं उनके अंदर तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, हाइपरटोनिक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्डियक मसल और अदर मसल दोनों जगह पर कैल्शियम का प्रभाव अलग अलग दिखाई देने वाला है। कार्डियक मसल में तो प्रभाव यह है कि अगर एक कार्डियक मसल है उसमें कैल्शियम आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कैल्शियम नहीं आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं होगा। तो इसलिए क्या हुआ, कैल्शियम अगर कम था तो कैल्शियम कम होने की स्थिति में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया, जिससे हम ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन सिम्टम लिखा है। क्लियर? अब स्केलेटल मसल में क्या है कि स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान नर्व सप्लाई जो होती है उसके अंतर्गत कैल्शियम का रोल होने वाला है। अगर ब्रेन ने किसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का स्टिमुलेशन नर्व इंफॉर्मेशन भेजी है, तो इस हाइपोकैल्सीमिया के मरीज में वो नर्व को जो ट्रांसफर होने की गति है वह नॉर्मल की तुलना में कैसी हो जाएगी, इरिटेबल हो जाएगी, जिससे बार बार उस मसल को स्टिमुलेशन मिलेगा और उस केस में हाइपरटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देने वाले हैं। तो यहां कंफ्यूज ना हो, कार्डियक मसल पर कैल्शियम की कमी का अलग प्रभाव दिखाई देता है, जबकि अदर मसल्स ऑफ द बॉडी पर कैल्शियम की कमी का हमें अलग प्रभाव देखने को मिलने वाला है। क्लियर? तो ये थे महत्वपूर्ण सिम्टम। अब हम बात करते हैं आगे कुछ साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया मीन्स उन सभी लक्षणों के अलावा भी जब किसी पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया होता है तो हमें कुछ विशेष लक्षण जो हैं, जो इस मरीज में कुछ विशेष साइन जो हैं वो इस मरीज में देखने को मिल सकते हैं। अब कौन कौन से साइन हैं वो समझें। सबसे पहला होता है चौवस्टेक साइन। पहला कौन सा होने वाला है, चौवस्टेक साइन होता है। दूसरा होता है ट्रोसियस साइन और तीसरा होता है ऑब्स वेस्टफल साइन। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमने लिखा है चौवस्टेक साइन। क्लियर? किसके लिए देखते हैं, तो ये पता रखें कि चौवस्टेक साइन जो है वह हाइपोकैल्सीमिया के मरीज में देखते हैं। जो जानकारी हम पहले ही यहां पर लिख चुके हैं कि यह हाइपोकैल्सीमिया का साइन होता है। इसमें करते क्या है वो समझें। इसके अंतर्गत फेशियल नर्व को टैप करते हैं, मीन्स फेशियल नर्व को स्टिमुलेट करते हैं और स्टिमुलेट करके ये चेक करते हैं कि उस फेशियल नर्व के अंदर जो नर्व ट्रांसमिशन जो है वह कैसा है, नर्व ट्रांसमिशन नॉर्मल है या इरिटेबल है, इस बारे में चेक करने वाले हैं। ध्यान दें, हम किसका जिक्र कर रहे हैं, हम हाइपोकैल्सीमिया का जिक्र कर रहे हैं। जब मरीज में हाइपोकैल्सीमिया होता है तो नर्व ट्रांसमिशन कैसा होता है, इरिटेबल होता है। इसी बात को हम यहाँ एक विशेष असेसमेंट के माध्यम से देखना चाहते हैं और हमने ये किया है कि हम फेशियल नर्व को स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेट करके उसमें नर्व ट्रांसमिशन को देखना चाहते हैं कि वो इरिटेबल है या नॉर्मल है। तो अगर हाइपोकैल्सीमिया होगा तो कैसा होगा, अगर हाइपोकैल्सीमिया होगा तो नर्व ट्रांसमिशन इरिटेबल ही रहने वाला है।
अब चेक कैसे करेंगे, फेशियल नर्व को स्टिमुलेट कैसे करेंगे, तो यहां ध्यान दें, हम सबसे पहले ये करेंगे कि उस नर्व के ऊपर टैप करेंगे। टैप करने का मतलब यह है कि उसके ऊपर इस प्रकार स्टिमुलेशन देंगे, उसके ऊपर ऐसे टैप करेंगे। अगर हम फेशियल नर्व के ऊपर टैप करेंगे, ऐसे स्टिमुलेशन देंगे, अगर कैल्शियम कम होगा तो क्या हो जाने वाला है, अगर इस पेशेंट में फेशियल नर्व को टैप किया जाए और फेशियल नर्व को टैप करने पर इस मरीज में अगर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो तुरंत उस मसल के, उस पेशेंट के अंदर, फेशियल मसल के अंदर ट्विचिंग दिखाई देगी और इस घटना को हम चौवस्टेक साइन के नाम से जानते हैं। मीन्स अगर फेशियल नर्व को ऐसे स्टिमुलेट किया जाए और स्टिमुलेट करने से अगर उस मरीज के फेशियल मसल में ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाएं तो इस घटना को हम चौवस्टेक साइन के नाम से जानते हैं। क्लियर? और फेशियल नर्व को टैप करने से उस पेशेंट में ऐसा फेशियल मसल ट्विचिंग दिखाई देना किस बात को दर्शाता है, यह कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। और इस पूरे घटनाक्रम को हमने क्या नाम दिया है, उसे हम चौवस्टेक साइन के नाम से जानते हैं। अब कुछ और जानकारी समझें कि फेशियल नर्व को टैप करना है, उसे स्टिमुलेट करना है, तो फेस में कहां पर ऐसे टैप किया जाए, मीन्स हम ऐसा कहां पर इस प्रकार टैप करें कि तुरंत हमारी फेशियल नर्व स्टिमुलेट हो जाए। तो ये ध्यान दें, फेशियल नर्व आपका यहां एंगल ऑफ माउथ से, जो आपका ये ईयर ट्रेगस है, इसके पास से आगे की तरफ आकर फेस में एंटर करती है। तो हमें अगर फेशियल नर्व को टैप करना है तो यहां जो हमारा ट्रेगस ऑफ द ईयर, ये एंगल ऑफ माउथ जो है, तो यहां पर हम फेशियल नर्व को ऐसे टैप करने वाले हैं, कान के जस्ट पास में यहां पर ऐसे फेशियल नर्व को टैप करेंगे। और जैसे ही आप यहां पर फेशियल नर्व को दबाएंगे तो फेस के अंदर ऐसे ट्विचिंग, ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस दिखाई देंगे और इस घटना को हम चौवस्टेक साइन के नाम से जानते हैं। अब आती है बात कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर कैल्शियम लेवल कम था तो जैसे ही नर्व को आप स्टिमुलेट करेंगे उसमें इरिटेबिलिटी हो जाएगी, और उसमें इरिटेबिलिटी होने से क्या हो जाएगा, उसमें इरिटेबिलिटी होने से हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस दिखाई देंगे और हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ही फेशियल मसल में हमें ट्विचिंग दिखाई देने वाली है। तो ये हो गया हमारा चौवस्टेक साइन जो हमने पढ़ा, पहला साइन था। अब बात करेंगे हमारे दूसरे साइन के बारे में। तो हमारा हाइपोकैल्सीमिया का दूसरा साइन होता है, दैट इज ट्रोसियूस साइन। ट्रोसियूस साइन हमारा दूसरा महत्वपूर्ण साइन है। यह भी हाइपोकैल्सीमिया का ही साइन है। इसमें क्या करते हैं वो समझें। इसमें सबसे पहले हम पेशेंट के आर्म के ऊपर बीपी कफ बांधते हैं। क्या करने वाले हैं, हम पेशेंट के आर्म के ऊपर बीपी कफ बांधते हैं और बीपी कफ बांधकर उसे इन्फ्लेट करते हैं। क्लियर? बीपी कफ बांधकर उसे इन्फ्लेट करते हैं। अब इन्फ्लेट कितना करना है, इन्फ्लेट जो करना है वो है कि जितना पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो उससे 20 mm ऑफ Hg ज्यादा तक इन्फ्लेट करना है। अब ये अगर तथ्य क्लियर नहीं हुआ तो समझें कि पूरा जांच जब शुरू करें ये ट्रोसियूस साइन, उससे पहले मरीज का बीपी चेक करके पता कर लें। अब मान लिया ट्रोसियूस साइन देखना है, हमने पहले मरीज का बीपी देख लिया। बीपी कैसा होगा, अगर हाइपोकैल्सीमिया चल ही रहा होगा तो मान लेते हैं पेशेंट का बीपी है 100/60। अब पेशेंट का बीपी 100/60 है तो 100 कौन सा है, सिस्टोलिक है, और 60 कौन सा है, डायस्टोलिक है। अब इस पेशेंट में हमें ट्रोसियूस साइन देखना है तो हमने दोबारा से बीपी कफ बांध दिया, बीपी कफ बांध के इन्फ्लेट किया, और इन्फ्लेट कितना करना है, जितना सिस्टोलिक बीपी चल रहा है उससे 20 mm ऑफ Hg अधिक तक उस स्फेग्मोमैनोमीटर में हमें इन्फ्लेट करना है, उस बीपी कफ को हमें इन्फ्लेट करना है। सिस्टोलिक कितना है, 100 है, तो ऐसे मरीज में मान लेते हैं हमें 120 mm ऑफ Hg तक हमने इन्फ्लेट कर दिया। अब बात करते हैं कि 120 mm ऑफ Hg तक इन्फ्लेट करने के बाद में उसे इन्फ्लेटेड अवस्था में ही 3 मिनट तक रहने देना है। क्या करना है, उसे उसी इन्फ्लेटेड अवस्था में
3 मिनट तक रहने देना है और 3 मिनट बाद हमें रिजल्ट देखना है कि उसमें क्या फाइंडिंग दिखाई देने वाली है। इस पूरी घटना को करने के बाद में हमें जो रिजल्ट दिखाई देता है वो ये होगा कि इस पेशेंट के अंदर अगर हाइपोकैल्सीमिया हुआ तो उसमें कार्पोपेडल स्पाज्म दिखाई देंगे। क्या दिखाई देने वाला है? कार्पोपेडल स्पाज्म। यहां स्पाज्म का तात्पर्य है हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बाइटे आ जाना, और कार्पोपेडल का मतलब होता है उसके रिस्ट और फिंगर्स के अंदर। मीन्स अगर यहां बीपी कफ बांध के इन्फ्लेट कर दिया, 3 मिनट तक इन्फ्लेटेड रखा, और अगर कैल्शियम का लेवल शरीर में कम है तो ऐसे हाथ पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां जहां बीपी कफ बांधा हुआ है उस उंगलियों में, उसके कलाई में ऐसे उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, ऐसे बाइटे आने लग जाएंगे, और इस घटना को हम कार्पोपेडल स्पाज्म बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसीजर को हम ट्रोस्यूज साइन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये हाइपोकैल्सीमिया का साइन है। कार्पोपेडल स्पाज्म का मतलब समझें, ऐसा रिस्ट पर और उंगलियों में ऐसे उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, बाइटे आ जाना, इसी को हम कार्पोपेडल स्पाज्म के नाम से जानते हैं। प्रोसीजर क्लियर नहीं है तो वापस से सुन लें। सबसे पहले मरीज का ब्लड प्रेशर चेक कर लेना है, मान लेते हैं 100/60 है। फिर ट्रोस्यूज साइन का प्रोसीजर शुरू करना है। सबसे पहले हाथ पर बीपी कफ बांधना है, उसे धीरे धीरे इन्फ्लेट करना है। इन्फ्लेट कहां तक करना है? जितना सिस्टोलिक था उससे 20 mmHg अधिक इन्फ्लेट करना है, और उसे इन्फ्लेटेड अवस्था में ही 3 मिनट तक रहने देना है। जब 3 मिनट तक हम उसे इन्फ्लेटेड अवस्था में ही रहने देते हैं तो तुरंत हमें क्या रिजल्ट दिखाई देगा? हमें कार्पोपेडल स्पाज्म दिखाई देंगे। यहां बीपी कफ होगा, ऐसी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, इसे हम कार्पोपेडल स्पाज्म बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसीजर को हम ट्रोस्यूज साइन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। पिछले दिल्ली एम्स के एग्जाम के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर भी ये पूछा गया था। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में जनरली एक आर्म दिखाया गया, हाथ दिखाया गया, यहां बीपी कफ बांधा हुआ था, और हाथ ऐसे टेढ़ा दिखाते हुए कि यह कौन से साइन या कौन से असेसमेंट की प्रक्रिया को दर्शाता है। इस प्रकार का इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया, तो पता रखें कि यह ट्रोस्यूज साइन को दर्शाता है और यह हाइपोकैल्सीमिया के मरीजों में दिखाई देता है। क्लियर? अब बात करते हैं तीसरे साइन के बारे में। वैसे महत्वपूर्ण साइन 2 ही है, पहला चौवस्टेक साइन, दूसरा ट्रोस्यूज साइन। एग्जाम में भी इन 2 के बारे में ही बहुत बार पूछा जा चुका है, और कई सारी बुक्स में इन 2 का ही जिक्र किया गया है। तीसरा भी एक साइन देखने को मिलता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण तौर पर 2 हैं। इन दोनों के अंदर अगर कोई कंफ्यूजन है तो थोड़ा बहुत याद रखने के हिसाब से समझें कि चौवस्टेक कौन सा है, ट्रोस्यू कौन सा है, किसमें फेशियल नर्व टैप करनी है और किसमें बीपी कफ बांधना है। तो इस कंफ्यूजन के लिए एक शब्द याद रखें कि चौवस्टेक साइन जो सी से शुरू होता है, इसमें हमें कनपट्टी पर टैप करना होता है। अब कनपट्टी पर मतलब हमने कहा था कि फेशियल नर्व कहां से गुजरती है, यहां कान के पास से गुजरती है। तो यहां पर जो हम कनपट्टी पर ऐसे टैप करके जो साइन देखते हैं, तो सी फॉर चौवस्टेक और सी फॉर कनपट्टी। तो ध्यान रखें कि चौवस्टेक साइन में कनपट्टी पर टैप करते हुए फेशियल नर्व को स्टिमुलेट करना है, और फिर दूसरा जो बचा बीपी कफ वाला वो हमारा ट्रोस्यूज साइन रहने वाला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा हाइपोकैल्सीमिया का साइन होता है, दैट इज Erb's Westphal साइन। Erb's Westphal साइन। अब Erb's Westphal साइन के अंतर्गत मतलब समझें, यह साइन जो है एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देकर असेस करते हैं। जैसा कि हमने बाकी दोनों असेसमेंट फाइंडिंग पढ़ी थी कि चौवस्टेक साइन और ट्रोस्यूज साइन, इसमें हम जनरली फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे ही प्रक्रिया करके हम असेसमेंट कर रहे थे कि एक में तो हमने कनपट्टी पर टैप कर दिया, दूसरे में बीपी कफ बांध के फिर असेसमेंट किया। इस Erb's Westphal साइन के अंतर्गत हम स्टिमुलेशन जो देते हैं वो हम देने वाले हैं माइनर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। कैसा स्टिमुलेशन देंगे? माइनर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देने वाले हैं, मीन्स कम वोल्टेज का करंट देने वाले हैं। कम वोल्टेज में माइनर, जिससे कि झटका ना लगे शरीर में, ऐसा माइनर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हम देने वाले हैं। किसको देने वाले हैं? शरीर में पाई जाने वाली किसी भी स्केलेटल मसल को जब ऐसा माइनर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में
उनके अंदर हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं और इसी घटना को हम अब्स वेस्टफल साइन के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दें, जैसे चौवस्टेक साइन और ट्रोसियस साइन दोनों स्पेसिफिक थे। स्पेसिफिक कैसे? चौवस्टेक साइन सीधा फेशियल नर्व पे काम करके फेशियल मसल के अंदर असेस कर रहे थे, मींस वह यहां का लिए स्पेसिफिक था। ट्रोसियस साइन में हम बीपी कफ बांध के रिस्ट और फिंगर में देख रहे थे, स्पेसिफिक था। लेकिन अब्स वेस्टफल साइन स्पेसिफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा स्केलेटल मसल का जिक्र किया गया है। अब स्केलेटल मसल हाथ में है, पैर में है कि पीठ में है, कहां कहां है? तो सब जगह है। तो ये जांच जो है, ये असेसमेंट किसी भी स्केलेटल मसल में हो सकता है। मान लिया जाए यहां हाथ में माइनर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देखें कि हाथ में कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, हो सकता है पैर में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देखें कि पैर में कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। मीन्स यह पूरे शरीर में जहां जहां पर स्केलेटल मसल्स हैं उनमें कहीं पर भी जांच की जा सकती है। जांच यही करना है कि जब माइनर इलेक्ट्रिकल सा स्टिमुलेशन किसी भी स्केलेटल मसल को देते हैं तो उसमें रिजल्ट के तौर पर हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देते हैं और ये इस घटना को हम अब्स वेस्टफल साइन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्स में विशेष तौर पर चौवस्टेक साइन और ट्रोसियस साइन पूछ जा चुके हैं, तो उनके बारे में डिटेल में बता रखें। साथ ही साथ अब्स वेस्टफल साइन भी ध्यान दें कि किसी भी स्केलेटल मसल को अगर माइनर सा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जाता है तो उसके अंदर हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देने वाले हैं। क्लियर? तो ये हो गए हमारे हाइपोकैल्सीमिया के साइन। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि अगर किसी पेशेंट में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाए, हाइपोकैल्सीमिया अगर हो जाए, तो उसमें मैनेजमेंट के तौर पर हम क्या करने वाले हैं। डायग्नोसिस अगर समझना है तो ध्यान दें, डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाकर सीरम कैल्शियम लेवल की भी जांच करवा सकते हैं और साथ ही साथ पैराथायरॉयड हार्मोन की मात्रा भी कैसी है इस बारे में भी हम जांच करवा सकते हैं। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, या तो हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाकर कैल्शियम का लेवल देख रहे हैं कि ज्यादा है कि कम है, और साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि हार्मोन की मात्रा कैसी है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है या हाइपो है, हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पता कर सकते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि इस पेशेंट में मैनेजमेंट क्या करेंगे। अगर आपके वार्ड में हाइपो पैराथायरॉयडिज्म का मरीज है तो आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप क्या मैनेजमेंट इस पेशेंट के लिए करने वाले हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो इस पेशेंट को जब हमारे वार्ड में भर्ती है तो हमारी सबसे पहली और महत्वपूर्ण प्रायोरिटी तो ये है कि इस पेशेंट में हमें एयरवे को लगातार मॉनिटर करना और मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अब सीधा एयरवे पर फोकस क्यों किया गया, तो सीधा आंसर होना चाहिए कि एयरवे पर फोकस इसलिए किया गया क्योंकि यहां पर हमने डिस्कस किया था कि जब पेशेंट के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है तो उसमें लेरिंगो स्पाज्म की संभावना है, और लेरिंगो स्पाज्म अगर हो गया तो क्या होने के चांस हैं, एयरवे ब्लॉक होने के चांस हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग मैनेजमेंट हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमें इस पेशेंट में एयरवे को मॉनिटर करना और उसे मैनेज करना, उसे ओपन मेंटेन रखना बहुत जरूरी होने वाला है। अब बात करते हैं कि एयरवे मेंटेन रखना है, ये तो हमने प्रायोरिटी में लिख दिया, लेकिन एयरवे मेंटेन रखने के लिए करना क्या है। तो करना यह होगा कि हमें ऐसे पेशेंट जो कि हाइपोकैल्सीमिया के हैं उनके बेड साइड हमेशा हमें ट्रेकियोस्टोमी सेट अवेलेबल रखना होगा। कौन सा सेट अवेलेबल रखना होगा, हमें ट्रेकियोस्टोमी सेट हमेशा बेड साइड अवेलेबल रखना होगा। अब ऐसा क्यों, वो समझें। क्योंकि अगर हाइपोकैल्सीमिया का मरीज है, हो सकता है कभी भी उसके लेरिंग्स में ऐसे स्पाज्म आ जाए। अगर लेरिंग्स में स्पाज्म आ गया तो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। तो उस ब्लॉक रास्ते हो जाने की स्थिति में अगर एयरवे मेंटेन रखना है तो एंडोट्रेकियल ट्यूब तो जाएगी नहीं, क्योंकि लेरिंग्स तो बिल्कुल बंद ही हो गया है, उसमें ट्यूब का जाना तो संभव ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एयरवे को मेंटेन करने के लिए हम एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लेंगे, सीधा यहां पर इंसिजन लगा के सीधा ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाने वाले हैं। ये होगा हमारा मैनेजमेंट इमरजेंसी तौर पर, जब अगर लेरिंगोस्पाज्म की वजह से एयरवे ब्लॉक होगा। तो यहां याद रखने वाली बात है कि अगर हमारे वार्ड में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का मरीज भर्ती है तो हमेशा हमें उसके बेड साइड ट्रेकियोस्टोमी सेट रखना जरूरी है। क्लियर? क्यों, वो लेरिंगोस्पाज्म के चांसेस हैं, इसलिए हमें ट्रेकियोस्टोमी सेट रखना आवश्यक होता है।
अब बात करते हैं कि एयरवे मेंटेन करना है, ट्रेकियोस्टोमी सेट रखना है। इसके अलावा मैनेजमेंट ये कर सकते हैं कि हम इस पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कैसी डाइट के लिए। हम इस पेशेंट को हाई कैल्शियम डाइट या इसे हम कैल्शियम रिच डाइट के नाम से भी जान सकते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थों को प्रमोट करना है, उन्हें खाने के लिए बढ़ावा देना है जिनमें कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में होता है। मीन्स उसे मिल्क अधिक मात्रा में लेने के लिए एडवाइस करना है। अधिक से अधिक कैल्शियम वाले सोर्स खाने के लिए बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया वाली समस्या में है, तो हमें हाई कैल्शियम डाइट प्रोवाइड करवानी होगी। अब बात करते हैं अगले मैनेजमेंट के बारे में कि हाई कैल्शियम डाइट, तो ये तो रूटीन मैनेजमेंट हो गया। अगर मरीज इमरजेंसी में है, अचानक से सीरम कैल्शियम लेवल बहुत कम हो गया है, हाथ पैर में टिटेनी आ रहा है, बाइटे आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होगा? तो इमरजेंसी मैनेजमेंट के तौर पर हम इस पेशेंट में इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट लगा सकते हैं। क्या लगाने वाले हैं? हम इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट लगा सकते हैं। कितना लगाने वाले हैं? हमारा 10 ml का एम्पुल आता है, उसमें 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है और इस 10 ml के एम्पुल को हम स्लोली आईवी पुश करने वाले हैं ओवर द 10 मिनट्स। अब ये 10-10-10 का रूल समझें। जब किसी पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया की वजह से जब बाइटे आने लगते हैं, हाथ पैर ऐसे अकड़ जाते हैं, ऐसी इमरजेंसी स्थिति में हमें उसे कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन देना जरूरी है, क्योंकि अचानक से कैल्शियम बहुत कम है तो बाहर से तुरंत एडमिनिस्टर करना जरूरी है। इसके लिए हम इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाते हैं। कैल्शियम जो इंजेक्शन आता है, जिन्होंने भी अस्पताल में काम किया है उन्हें तो पता होगा कि वह 10 ml का वायल एम्पुल आता है। उस 10 ml एम्पुल के अंदर 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। उस 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट वाले वायल एम्पुल को हमें सिरिंज में भरकर उसे धीरे धीरे आईवी पुश करना है। फास्ट पुश नहीं करना है, हम धीरे धीरे उसे 10 मिनट तक, मीन्स धीरे धीरे स्लोली पुश करते हुए ओवर 10 मिनट्स इस इंजेक्शन को आईवी देने वाले हैं। तो ये होता है रूल ऑफ 10 फॉर कैल्शियम एडमिनिस्ट्रेशन। देना कितना है? 10 ml। कंसंट्रेशन कितनी है? 10%। अब ये दिमाग ना लगाएं कि सर 10% कंसंट्रेशन कैसे बनाएंगे, तो 10% हमें नहीं बनानी है, कंपनी वाले ने 10% बना के इंजेक्शन में भर के दिया है। क्लियर? लेकिन याद रखना है कि कंपनी वाले से जो इंजेक्शन आया है वो कितने % कंसंट्रेशन वाला है, तो 10% कंसंट्रेशन वाला है। और कितनी देर में लगाना है? स्लोली आईवी पुश करते हुए 10 मिनट के अंदर हमें लगाना होगा। तो ये इमरजेंसी केस में ध्यान रखें। वार्ड में भर्ती है या फिर आपके पास अस्पताल में भर्ती है तो एयरवे मेंटेन रखना है, बेड साइड ट्रेकियोस्टोमी सेट रखना है और डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में एडवाइस करना है कि उसे हाई कैल्शियम डाइट लेनी चाहिए। क्लियर? इसके अलावा मैनेजमेंट का तरीका हो सकता है कि हम पेशेंट को एडवाइस करें कि HRT थेरेपी भी इस्तेमाल ली जा सकती है, इसे भी काम में ले सकते हैं। HRT मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम इसलिए काम में लेने को बोलेंगे क्योंकि इस मरीज में PTH हार्मोन का लेवल कम है और उसी वजह से कैल्शियम भी कम हो रहा है। तो हम कैल्शियम रिच डाइट लेने को भी बोलेंगे और साथ ही साथ अगर शरीर में हार्मोन की कमी है तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देने के लिए भी बोलने वाले हैं। क्लियर? तो ये था हमारा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के बारे में। हमने क्या क्या पढ़ा वो समझें। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंतर्गत हमने सबसे पहले ईटियोलॉजी पढ़ा। आज की क्लास में डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड पढ़ रहे थे। 2 प्रकार के डिसऑर्डर हैं, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपो वाले में हमने क्या पढ़ा? इसमें PTH का लेवल कम होता है। कारण क्या है? या तो ट्रॉमा हो गया है, या सप्रेसिंग ट्यूमर है, या रेडिएशन एक्सपोजर है, या फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड निकाल दी गई है, या फिर थायराइड निकालने के दौरान गलती से पैराथायरॉयड निकल गई है। ये सारे संभावित कारण हो सकते हैं। देन हमने बात की कि अगर PTH का लेवल कम हो जाए तो सिम्टम क्या आएंगे? सिम्टम आने की वजह होगी कि इस पेशेंट में PTH कम हो जाने की वजह से सीरम कैल्शियम लेवल भी कम हो जाता है। सीरम कैल्शियम नॉर्मल कितना है? 8 से 11 mg पर DL होना चाहिए। लक्षण कब दिखाई देंगे? घातक जानलेवा लक्षण कब होंगे? जब सीरम कैल्शियम लेवल 6 mg पर DL से कम होगा, तब घातक सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। कैल्शियम का हार्ट के ऊपर क्या रोल है? तो यह हार्ट के कॉन्ट्रैक्टाइल पावर को बढ़ाता है। इस पेशेंट के पास कैल्शियम कम है
तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्टाइल पावर कैसा हो गया, कम हो गया, इसलिए ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। देन हमने पढ़ा कि इसमें नर्व ट्रांसमिशन जो है वह इरिटेबल होगा। इरिटेबल क्यों? क्योंकि कैल्शियम अगर होता तो इंफॉर्मेशन के आगे बढ़ते ही पहले वाले का गेट बंद कर देता। अब अगर कैल्शियम नहीं है तो लगातार दरवाजे खुले रहेंगे, बार बार इंफॉर्मेशन उसी रास्ते से रिपीटेडली जाती रहेगी, जिससे नर्व ट्रांसमिशन बहुत इरिटेबल होने वाला है। क्लियर। देन हमने बात कही मसल कॉन्ट्रैक्शंस भी प्रभावित होंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन भी कैसे होंगे? हाइपरटोनिक होंगे, जिससे टिटेनी आने की संभावना है। टिटेनी के साथ साथ अगर व्यक्ति लेटा हुआ है और बैक साइड में पीठ की मसल्स में अगर अकड़न हो गई तो शरीर धनुषाकार पोजीशन में चला जाएगा, जिसे हम ओपिस्थोटोनस पोस्चर के नाम से जानते हैं। देन हमने बात कही कि इस पेशेंट में लेरिंग्स वाली मसल में अगर अचानक से कॉन्ट्रैक्शन आता है तो लेरिंगो स्पाज्म होने की संभावना है। और लेरिंगो स्पाज्म होने पर क्या नुकसान हो सकता है? इसके अंदर अचानक से एयरवे ब्लॉक होने की संभावना हो सकती है। और साथ ही हमने पढ़ा कि अगर जीआईटी सिस्टम के कॉन्ट्रैक्शंस भी हाइपरटोनिक होने लगे तो यह डायरिया कॉज करवा सकते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़े साइंस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया की कुछ साइन देखने को मिलते हैं हाइपोकैल्सीमिया के मरीज में। पहला है चौवस्टेक साइन। चौवस्टेक साइन क्या है? एक सिंपल एक लाइन में समझें, फेशियल नर्व को कनपट्टी पर टैप करने से फेशियल मसल में ट्विचिंग होता है, इसे हम चौवस्टेक साइन के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्या पूछेंगे? पहला तो ये पूछेंगे कि चौवस्टेक साइन किन में दिखता है? आंसर होगा हाइपोकैल्सीमिया के मरीजों में। दूसरा सवाल हो सकता है कि चौवस्टेक साइन में कौन सी नर्व को स्टिमुलेट करते हैं? तो आंसर होगा फेशियल नर्व को। क्लियर। चौवस्टेक साइन में क्या रिजल्ट देखने को मिलता है? तो आंसर होगा फेशियल नर्व को टैप करने पर फेशियल मसल में ट्विचिंग होना, यह रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाला है। क्लियर। देन हमने बात कही अगले साइन के बारे में, दैट इज ट्रोसियस साइन। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर था, बीपी कफ बांधना है, इन्फ्लेट करना है, सिस्टोलिक से 20 mm ऑफ Hg अधिक तक इन्फ्लेट करना है, फिर 3 मिनट तक उसी पोजीशन में रहने देना है। 3 मिनट बाद हमें रिजल्ट दिखाई देगा। यहां बीपी कफ बांधा है और इन्फ्लेटेड रखा है, तो 3 मिनट बाद ऐसे उंगलियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। इसे हम ट्रोसियस साइन के नाम से जानते हैं। और उंगलियों और रिस्ट का इस प्रकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाना क्या कहलाता है? इसे हम कार्पोपेडल स्पाज्म के नाम से जानते हैं। देन हमने पढ़ा अर्ब्स वेस्टफल साइन के बारे में। कौन से बॉडी पार्ट में देखते हैं? तो जवाब होगा कोई से भी बॉडी पार्ट में देख सकते हैं। तो स्टिमुलेट किसको करते हैं? तो किसी भी स्केलेटल मसल को कर सकते हैं। किससे स्टिमुलेट करेंगे? माइनर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट आएगा हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। तो ये हो गया अर्ब्स वेस्टफल साइन। देन हमने बात कही मैनेजमेंट के बारे में। तो एयरवे मैनेज करना हमारी पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की कमी की वजह से कभी भी लेरिंगोस्पाज्म आ सकता है और एयरवे ब्लॉक होने की संभावनाएं रहने वाली है। तो इसलिए एयरवे मेंटेन करना है। एयरवे मेंटेन करने के लिए क्या किया हमने? ट्रेकियोस्टोमी सेट बेड साइड अवेलेबल रखना है। इसके अलावा उसके खाद्य सामग्रियों में कैल्शियम ज़्यादा पाया जाए, ऐसे फूड पार्टिकल उसे खाने के लिए एडवाइस करना है। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है, अगर अचानक से बाइटें आ गए हैं, ऐसी स्थिति में हम इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाने वाले हैं 10 ml 10% स्लोली ओवर 10 मिनट्स बाय IV रूट। क्लियर। और इसके अलावा हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने हाइपोपैराथायरॉयडिज्म पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दूसरा पैराथायरॉयड का डिसऑर्डर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। धन्यवाद।